हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोग लेकर आया हूं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सीजी बोर्ड। इसमें मैं तीन अध्याय को शामिल किया हूं। पहला अध्याय में है भूमि संसाधन, जो यहाँ पर दिया हुआ है मेन। दूसरा हमारा है भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और तीसरा में है मुद्रा एवं साख। तो हम इस पाठ में, इस वीडियो में तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारे जसपुर जिला के लिए मासिक मूल्यांकन अगस्त 2025 में इसी तीनों पाठ में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इसको तैयारी कर लेंगे, क्योंकि ये जो मैं तैयार किया हूँ, पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों का सारगर्भित उत्तर इसमें तैयार किया हूँ। पाठ में जितना भी प्रश्न दिया गया है सभी का इसमें सारगर्भित उत्तर तैयार किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इसको ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो ज़रूर देखें। भूमि संसाधन, इसमें का जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम देखेंगे। निम्नांकित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर को चुनिए। प्रश्न पहला है, आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, इस भोजन का अधिकांश भाग किस भूमि से प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन है, कृषि भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि और पर्वतीय भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, कृषि भूमि। दूसरा क्वेश्चन है, मृदा की कौन सी परत कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ओ और ए। क्वेश्चन तीसरा है, अपरदन एवं कीटनाशक के प्रयोग से सबसे पहले किस परत को नुकसान होता है? आंसर ऑप्शन का जैविक परत। क्वेश्चन 4, किस प्रकार की भूमि का पर उद्योग लगाना ठीक है? आंसर ऑप्शन घ, बंजर भूमि पर। क्वेश्चन 5, भूमि का प्रबंधन करना आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा विस्तृत क्वेश्चन है। मिट्टी नहीं होने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मिट्टी ना होने पर कृषि असंभव हो जाएगी। कृषि असंभव हो जाएगी। अनाज, फल, सब्जी, दालें और कपास जैसी फसलें नहीं उगेंगी। क्या करने उगेंगी? अनाज, फल, सब्जी, दालें और कपास जैसी फसलें नहीं उगेंगी। पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिलेगा। पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा और जीवन निर्वाह कठिन हो जाएगा। कृषि भूमि के कम होने से क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कृषि भूमि कम होने पर खाद्यान्न, जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन घट जाएगा। लोगों को भोजन की, जो भोजन है उसकी कमी हो जाएगी। आयात पर निर्भरता बढ़ेगी, मतलब आयात जो दूसरे देश से जो सामान लाते हैं उस पर वृद्धि हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा उसी पर निर्भर हो जाएंगे। भूख और गरीबी जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। जो भूख है और गरीबी है, ये समस्याएं क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। साथ ही किसानों की आजीविका भी, किसानों की जो आजीविका है, जीविकोपार्जन साधन है, वो भी प्रभावित होगी। वर्तमान और पुरानी परती भूमि में क्या अंतर है? उत्तर, वर्तमान परती भूमि वह होती है जिसे किसान अस्थायी रूप से कुछ समय 1-2 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। और पुरानी परती भूमि क्या है? लंबे समय से खाली पड़ी रहती है। ये लंबे समय से खाली पड़ी रहती है और उस पर खेती नहीं की जाती है। धीरे धीरे उसकी उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो जाती है। उपजाऊ शक्ति क्या है इसकी?
कम हो जाती है। किसकी? पुरानी प्रतिभूमि की। और वर्तमान प्रतिभूमि क्या होती है? वह प्रतिभूमि जिसे किसान अस्थायी रूप से कुछ समय मतलब 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। क्वेश्चन 9, भूमि के निम्नीकरण के मानवीय कारक क्या है? उत्तर, अधिक चराई और जंगलों की कटाई। अधिक चराई और जंगलों की कटाई है। अगला है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। देखिए, इसका रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। और सिंचाई से होने वाली जल भराव और क्षारीयता, खनन और शहरीकरण, उद्योगों और घरों से निकलने वाला कचरा, असंतुलित खेती व भूमि का अतिशोषण, ये सभी भूमि के निम्नीकरण के मानवीय कारक हैं। निम्नांकित तालिका में कुछ नाम दिए गए हैं, उनके द्वारा मिट्टी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है इसे तालिका में भरेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। कुम्हार, मिट्टी का उपयोग, तालिका दिया हुआ है बुक में। मिट्टी का उपयोग, क्रमांक व्यक्ति, मिट्टी का उपयोग, जैसे कुम्हार है, कुम्हार किसके लिए प्रयोग करता है? घड़े, हांडी, दिए, बर्तन आदि बनाने में। गांव की महिला फर्श के लिए, गांव की महिला मिट्टी का उपयोग किसके लिए करती है? फर्श के, घर के फर्श, दीवार लीपने तथा चूल्हा बनाने में। और किसान किसके लिए उपयोग करते हैं? खेती करने, अन्न उत्पादन करने के लिए। मूर्तिकार किसके लिए उपयोग करते हैं? प्रतिमा बनाने, खिलौने और सजावटी वस्तुएं बनाने में। उद्योगपति ईंट, सीमेंट, टाइल, चीनी मिट्टी और कांच के उद्योग में उपयोग करते हैं। यहाँ पर निम्नांकित आंकड़ों का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये आप लोग का बुक में दिया हुआ है और इसी का आंसर हम इधर नीचे देंगे। तो प्रश्न इसका बनेगा, प्रश्न 1950-51 से 2010-11 तक वन भूमि में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका आंसर देखिए, 1950-51 वन भूमि 405 लाख हेक्टेयर 14% थी, वो जो 2010-11 में बढ़कर 700 लाख हेक्टेयर था, 23% हो गया, मतलब इसमें वृद्धि हो गया पहले से। इसका अर्थ है कि भारत में वनों का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ा है। वनों का क्षेत्र भारत में क्या हुआ है? धीरे धीरे बढ़ा है, वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन 2 है, उपवन भूमि का रुझान कैसा रहा? 1950-51 में उपवन भूमि 199 लाख हेक्टेयर 7% थी, जो 2010-11 में घटकर केवल 33 लाख हेक्टेयर 1% रह गई, मतलब इसमें कमी आया है। यानी समय के साथ उपवन क्षेत्र लगातार घटा है। क्वेश्चन, कृषि भूमि का क्षेत्रफल किस प्रकार बदला? उत्तर, कृषि भूमि 1950-51 में 1187 लाख हेक्टेयर 42% थी। 1970-71 में यह 1403 लाख हेक्टेयर 48% हो गई। 1990-91 में 1430 लाख हेक्टेयर, यह घटकर 47% रही। 2010-11 में थोड़ी कमी होकर 1416 लाख हेक्टेयर 46% रह गई। यानी कृषि भूमि में शुरुआत में वृद्धि हुई 42% से 48% हुआ, परंतु बाद में स्थिरता और थोड़ी कमी देखी गई। जैसे 42% था वो 48 हो गया, मतलब बढ़ गया, उसके बाद फिर घट कर 47 हो गया, फिर घट करके 46% हो गया। क्वेश्चन 4, अकृषि भूमि या गैर कृषि उपयोग का क्या हाल रहा है? अकृषि भूमि जैसे सड़क, मकान, उद्योग 1950-51 में 112 लाख हेक्टेयर जो 4% थी, जो 2010-11 में बढ़कर 265 लाख हेक्टेयर 9% हो गई, मतलब यहाँ पर वृद्धि हो गई। यानी शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण गैर कृषि भूमि का उपयोग बढ़ा। गैर कृषि भूमि मतलब जिसका कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर सड़क बनाने, मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने। क्वेश्चन 5, परती और बंजर भूमि में क्या बदलाव आया? परती भूमि
1950-51 में 281 लाख हेक्टेयर 10%, और 2010-11 में 246 लाख हेक्टेयर 8% हल्की कमी हुई। जो 10% था उसमें कमी हो गई। बंजर भूमि 1950-51 में 592 लाख हेक्टेयर 21% था। जो 2010-11 में 297 लाख हेक्टेयर 10%, काफ़ी कमी हो गई इसमें। देखिए इसमें काफ़ी कमी हो गई। यह सुधार भूमि प्रबंधन और सिंचाई के विकास से संभव हुआ। परती और बंजर भूमि मतलब ठीक है, सुधार हुआ, इसमें खेती करना शुरू हो गया। अगला है चराई भूमि का रुझान कैसा रहा। तो 1950-51 में 67 लाख हेक्टेयर 2%, जो 1970-71 में 133 लाख हेक्टेयर 5%, लेकिन बाद में घट कर 2010-11 में 103 लाख हेक्टेयर था 3% हो गया। देखो पहले 2% था, वो इसमें बढ़ा था, फिर उसके बाद फिर 5%, फिर घटकर 3% में आ गया। तो इस पाठ का हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वन भूमि और अकृषि भूमि में वृद्धि हुई। कृषि भूमि में शुरुआती वृद्धि के बाद स्थिरता और हल्की कमी आई। बंजर भूमि और उपवन भूमि घटती गई, मतलब जनसंख्या बढ़ते गया तो इसका उपयोग होने लगा, और बंजर भूमि और उपवन भूमि घटती गई। परती भूमि और सिंचाई भूमि में उतार चढ़ाव, मतलब ये ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव होता गया। इसमें किस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल सभी वर्षों में कम हो रहा है। उपवन भूमि 1950 यानी 199 लाख हेक्टेयर 7% से घटकर 2010-11 में केवल 33 लाख हेक्टेयर 1% रह गई। और बंजर भूमि 1950-51 में 592 लाख हेक्टेयर 21% से घटकर 2010-11 में 297 लाख हेक्टेयर अर्थात 10% रह गई। इसलिए उपवन भूमि और बंजर भूमि का क्षेत्रफल लगातार कम हो रहा है। इस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल सभी वर्षों में अधिक हो रहा है। वन भूमि 405 लाख हेक्टेयर 14% से बढ़कर 700 लाख हेक्टेयर 23% हो गई, मतलब वन भूमि में वृद्धि हुई 14% सीधा 23%। अकृषि भूमि या गैर कृषि भूमि 112 लाख हेक्टेयर जो 4% से बढ़कर 265 लाख हेक्टेयर था 9% हो गया, मतलब इसमें भी वृद्धि हो गया। लेकिन वन भूमि और अकृषि भूमि का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। क्वेश्चन ग, अकृषि भूमि का क्षेत्रफल क्यों बढ़ रहा है। अकृषि भूमि अर्थात गैर कृषि उपयोग का क्षेत्रफल लगातार बढ़ने के पीछे निम्न कारण है। पहला है जनसंख्या वृद्धि। अधिक जनसंख्या के कारण आवास, विद्यालय, अस्पताल और अन्य सुविधाएं के लिए भूमि का उपयोग बढ़ा है। दूसरा औद्योगिकरण, कारखाने, उद्योग और व्यापारिक केंद्रों के निर्माण से कृषि भूमि का रूपांतरण हुआ। तीसरा शहरीकरण, गांवों और कस्बों का नगरों व महानगरों में बदलना। सड़क, रेल, परिवहन और संचार नेटवर्क का विस्तार। चौथा बुनियादी ढांचा निर्माण, बांध, नहरें, बिजली घर, हवाई अड्डे आदि परियोजनाओं में भूमि का उपयोग। इसलिए कृषि योग्य भूमि का कुछ हिस्सा गैर कृषि कार्यों में बदलता गया और अकृषि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ता गया। क्वेश्चन घ, क्या भारत की कुल भूमि के आंकड़े उपलब्ध हैं। इसमें 1950-51 से 2010-11 में क्या अंतर आया। तो आंसर हो जाएगा, दिए गए आंकड़ों में भारत का कुल भूमि क्षेत्रफल लगभग 3287 लाख हेक्टेयर बताया गया है। यह आंकड़ा सभी वर्षों 1950-51 से 2010-11 तक समान रहा है। इसका कारण यह है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल स्थायी है, इसमें कोई वृद्धि या कमी नहीं होती। अंतर केवल भूमि उपयोग के पैटर्न में आया है। भूमि उपयोग के पैटर्न में आया है। उदाहरण के लिए 1950-51 में बंजर भूमि और उपवन भूमि अधिक थी, और जबकि 2010-11 तक वन भूमि और अकृषि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ गया। अकृषि भूमि का क्षेत्रफल बढ़ गया। अब यहाँ पर एक दिया गया है, निम्नांकित वृत्त चार्ट में भारत एवं छत्तीसगढ़ की भूमि उपयोग 2011 प्रदर्शित किया गया है। इस चार्ट का अध्ययन करें
और संलग्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसको हम चार्ट को देख लें और उसी के आधार पर हम यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं। का संपूर्ण भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में किस भूमि का प्रतिशत अधिक है और किसका कम है? छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत क्या है? अधिक है। छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि का प्रतिशत कम है भारत की तुलना में। क्वेश्चन 2, किस प्रकार की भूमि संपूर्ण भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में आधी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि भूमि का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में संपूर्ण भारत की तुलना में लगभग आधा है। क्वेश्चन का किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में दुगनी है? तो आंसर हो जाएगा वन भूमि का प्रतिशत भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में लगभग दुगना है। घ छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है? आंसर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भूमि वन भूमि के रूप में उपयोग होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस तरह छत्तीसगढ़ भूमि उपयोग में वन भूमि प्रधान राज्य है, जबकि पूरे भारत में कृषि भूमि प्रधानता दिखाई देती है। पूरे भारत में कृषि भूमि की प्रधानता है, जबकि छत्तीसगढ़ में वन भूमि की प्रधानता है। तो ये पार्ट 1 जो भूमि संसाधन पाठ था, इसका प्रश्न उत्तर यही खत्म हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा खंड। चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान का निर्माण। संविधान में मुख्य रूप से किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे। संविधान में राज्य की संरचना, शासन प्रणाली, नागरिकों के मौलिक अधिकार व कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां एवं सीमाएं, आपातकालीन प्रावधान और संविधान संशोधन की प्रक्रिया सम्मिलित की जाती हैं। क्वेश्चन 2, किसी देश के लिए कानून कौन बनाएगा और कैसे? इसे संविधान में दर्ज करना क्यों जरूरी है? कानून आंसर हो जाएगा। कानून बनाने की शक्ति किस संस्था के पास होगी और कानून बनाने की प्रक्रिया कैसी होगी, यह संविधान में तय किया जाता है। यदि यह दर्ज न हो तो अराजकता फैल सकती है और कोई भी संस्था अपनी मनमानी कर सकती है। संविधान व्यवस्था और न्याय सुनिश्चित करता है तथा नागरिकों की अधिकारों को सुरक्षा देता है। क्वेश्चन 3, भारत और नेपाल के संविधान निर्माण के संदर्भ में क्या अंतर और समानता है? तो पहले हम देखते हैं समानता। दोनों देशों ने अपने संविधान एक संविधान सभा के माध्यम से बनाए। दोनों ही देशों के संविधान लोकतंत्र, समानता और न्याय पर आधारित हैं। अब अंतर देखते हैं। भारत की संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों से बनी थी, जबकि नेपाल में कई बार राजनीतिक अस्थिरता के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। भारत का संविधान 1950 से लागू है, जबकि नेपाल का नया संविधान 2015 में लागू हुआ। क्वेश्चन 4, संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था? आंसर, भारत की संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा हुआ। यद्यपि यह पूर्णतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक नहीं था, फिर भी इसमें सभी वर्गों, धर्मों, क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व था। इस दृष्टि से इसे लोकतांत्रिक माना जा सकता है। क्वेश्चन 5, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए? आंसर हो जाएगा, संविधान सभा की बहसें
सार्वजनिक की गई, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए प्रमुख समितियों की रिपोर्टों पर विस्तृत चर्चा की गई से तैयार हुआ। क्वेश्चन 6, संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आंसर, उद्देशिका संविधान की आत्मा है। यह बताती है कि हमारा देश संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल आदर्श निहित हैं। यह हमारे जीवन में मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह काम करती है और नागरिकों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों का बोध कराती है। क्वेश्चन 7, आपको संविधान के मूल सिद्धांतों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लगा? कारण सहित समझाइए। आंसर, मेरे अनुसार समानता का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। यदि समाज में, देखिए, समानता का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। यदि समाज में सभी को समान अधिकार और अवसर नहीं मिलेंगे तो स्वतंत्रता और न्याय का कोई अर्थ नहीं होगा। समानता से ही सामाजिक सौहार्द, बंधुत्व और लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं। ये उत्तर सरल, सारगर्भित और परीक्षा में लिखने योग्य शैली में तैयार किए गए हैं। और अब इस पाठ का उत्तर समाप्त हो गया। आप लोग देखिए, इसके लिए धन्यवाद। अब हम तीसरा खंड फिर से शुरू करते हैं। अध्याय 18, मुद्रा एवं साख। तो पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, सही विकल्प चुन कर लिखे। भारत सरकार के केंद्रीय बैंक है। इसमें 4 ऑप्शनल दिया है, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय सेंट्रल बैंक, राज्य सरकारी बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन, मुद्रा के स्वरूप है। 4 ऑप्शन दिए, इसमें सही ऑप्शन है बैंक के चालू खाते। क्वेश्चन 3, संस्थागत साख में शामिल नहीं है। संस्थागत साख में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? व्यापार। क्वेश्चन 4, ब्याज की दर किस खाते में अधिक होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, स्थायी जमा खाता। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खाली स्थान हमारे लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है। कौन है? मुद्रा है। मुद्रा हमारे लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम है। दूसरा क्वेश्चन है, 10 रुपये के पत्र मुद्रा पर खाली स्थान के हस्ताक्षर होते हैं, तो किसका होता है? गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। गवर्नर के हस्ताक्षर, जो रिजर्व बैंक होता है RBI, उसके जो गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। फिर अगला है, मुद्रा का निर्गमन खाली स्थान बैंक द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक द्वारा। रिजर्व बैंक, RBI जिसको कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसी के द्वारा मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। और अगला है, ऋण में खाली स्थान की दर निश्चित होती है। ब्याज, ब्याज की दर निश्चित होती है। बैंक के खाली स्थान खाते में ब्याज की दर कम होती है, तो ये हो जाएगा चालू। चालू खाते में ब्याज की दर कम होती है। अगला क्वेश्चन है, लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। साख से क्या आशय है? आंसर हो जाएगा, जब किसी व्यक्ति को तुरंत भुगतान किए बिना वस्तु, सेवा या धन प्राप्त होता है और बाद में चुकाने का वादा करता है, उसे साख कहते हैं। सरल शब्दों में, विश्वास के आधार पर दिया गया धन या वस्तु ही साख है।
2 है, मुद्रा के लिए मापन का आधार होना क्यों जरूरी है? मुद्रा के लिए मापन का आधार होना क्यों जरूरी है? आंसर, मुद्रा लेन देन का मानक माध्यम है, अर्थात विनिमय का माध्यम है। यदि इसका मापन रुपये, डॉलर जैसे मानक ना हो तो वस्तुओं का मूल्य तय करना कठिन हो जाएगा। मापन के आधार से वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारित होता है, लेन देन आसान होता है, आर्थिक गतिविधियां सुव्यवस्थित होती है। मांग जमा राशि से क्या अभिप्राय है? आंसर, बैंक में ग्राहकों द्वारा जमा वह राशि जिसे वे कभी भी मांगने पर निकाल सकते हैं, मांग जमा राशि कहलाती है। उदाहरण जैसे बचत खाता में जमा और चालू खाता का जमा। क्वेश्चन 6, बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं? आंसर है बचत खाता, चालू खाता और स्थायी जमा खाता, जिसको एफडी कहते हैं। क्वेश्चन 7, 30 वर्ष बाद मुद्रा के क्या नए स्वरूप हो सकते हैं? आंसर, मुद्रा के स्वरूप बदल सकते हैं, जैसे डिजिटल करेंसी, ई रुपीस, क्रिप्टो करेंसी, कार्ड व मोबाइल वॉलेट आधारित लेन देन, बायोमेट्रिक आधारित मुद्रा, फिंगरप्रिंट, आंख स्कैन से भुगतान, ये सभी। क्वेश्चन 8, सभी को ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिए क्या करना चाहिए? तो आंसर, ग्रामीण व गरीब क्षेत्रों में अधिक बैंक खोलने चाहिए। बैंक क्या खोलने चाहिए? अधिक मात्रा में खोलने चाहिए। ब्याज दर जो है कम रखनी चाहिए। छोटे किसानों, मजदूरों व स्वरोजगारियों को आसान शर्तों पर ऋण दिया जाए, आसान शर्तों पर ऋण दिया जाए। सूदखोरों पर रोक लगानी चाहिए, सूदखोर जो अधिक ब्याज लेते हैं उस पर लोन लगानी चाहिए। क्वेश्चन 9, ऋण की सुविधा आय बढ़ाने में सहायक, परंतु कर्ज का जाल कैसे? उत्तर, ऋण से लोग व्यवसाय शुरू कर पाते हैं और आय बढ़ाते हैं, परंतु यदि ऋण समय पर न चुकाया जाए तो ब्याज बढ़ता जाता है और कर्ज का बोझ बढ़कर संकट खड़ा करता है। उदाहरण, गांव में कई किसान बैंक से कृषि ऋण लेकर उत्पादन करते हैं। अच्छी फसल तो लाभ कमाते हैं, लेकिन सूखा या बाढ़ आने पर फसल नष्ट होने से कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है और वे कर्ज में फंस जाते हैं। क्वेश्चन 10, ऋण की शर्तें क्यों जरूरी है? ऋण देने पर बैंक या संस्था सुरक्षा चाहता है। ऋण की शर्तें क्यों जरूरी है? आंसर, ऋण देने पर बैंक या संस्था सुरक्षा चाहती है। ब्याज दर, ऋण पर कमाई का साधन। समय, ऋण चुकाने की अवधि तय करने के लिए। जमानत, उधार लेने वाले की विश्वसनीयता की जांच। गिरवी, यदि उधार न चुका जाए तो संपत्ति बेचकर ऋण वसूलने की गारंटी। क्वेश्चन 11, यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण न रखे तो क्या होगा? आंसर, पहला, मुद्रा का अति निर्माण हो सकता है। दूसरा, महंगाई अनियंत्रित होगी। बैंक मनमानी ब्याज दर तय करेंगे। आर्थिक अस्थिरता व संकट पैदा हो जाएगा। क्वेश्चन 12, व्यक्तिगत खर्च व व्यापार हेतु साख की आवश्यकता। उदाहरण, किसान द्वारा बीज व खाद खरीदने के लिए बैंक ऋण। दूसरा, विद्यार्थी द्वारा उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण। व्यापारी द्वारा व्यवसाय विस्तार हेतु ऋण। क्वेश्चन 13, बैंक में जमा रुपयों को मुद्रा मानने का आधार। ये कभी भी मांगने पर निकाले जा सकते हैं, कभी भी मांगने पर निकाले जा सकते हैं। दूसरा, लेन देन हेतु चेक, डेबिट कार्ड व ऑनलाइन भुगतान के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो धन्यवाद आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए, और हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी विद्यार्थी वीडियो को बार बार पुनः देखें, जिससे दिमाग में सभी बैठ जाए और यही आप लोगों का
जसपुर ज़िला के विद्यार्थियों के लिए। इसी में से तिमाही में भी आएगा, लेकिन अभी मासिक मूल्यांकन जो अगस्त में होने वाला है उसमें भी इस पार्ट से आएगा। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।